जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विद्युत धारिता चैप्टर जो था हमारा संधारित्र उसके न्यूमेरिकल सीरीज को चला रहे थे और आज का ये वीडियो न्यूमेरिकल सीरीज का लास्ट वीडियो है। इस वाले वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, आपको हर एक वीडियो न्यूमेरिकल सीरीज में आपको कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने को अवश्य मिल रहा होगा। ठीक है, तो हमारे इस चैनल पर 12th की फिजिक्स जो है वो कंप्लीटेड फ्री में विथ न्यूमेरिकल के साथ करवाई जा रही है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, क्योंकि बिना पैसे के आपको अच्छे लेवल की फिजिक्स यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाली साथ मतलब अच्छे से यहाँ पे विथ कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पे हम फिजिक्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। हम अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छा कंटेंट आपको एब्जॉर्व करके कहीं से हम सीख करके आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम आज का ये लास्ट न्यूमेरिकल सीरीज वीडियो है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा विद्युत धारिता। सॉरी, विद्युत धारिता तो हो गया, विद्युत चालन आएगा। क्या आएगा? विद्युत चालन। क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका आज का और वीडियो है जिसमें न्यूमेरिकल करवाएंगे। उसके बाद अगला नया चैप्टर होगा और चैप्टर नंबर 5 होगा वैद्युत चालन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा है, समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम रीड कर देंगे और इस क्वेश्चन की जो क्लिप है वो स्क्रीन पर आपको दिखेगी। आप उसको रोक करके पॉज करके आप अपनी कॉपी पे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, फिर उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो देखिएगा, लिखा हुआ है चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ा गया है। किसे जोड़ा गया है? बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ा गया है तथा बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा जाए तो बिंदु पी पर विभव की गणना करो। एक डायग्राम ऐसे बना हुआ है, हम यहाँ बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बिंदु बी को पृथ्वी से कनेक्ट किया गया है। ये बिंदु ए है और ये ऐसे है, ये हो गया। फिर इसको आप ऊपर ले जाइए ऐसे और फिर ऐसे। ये हो गया। इसके बाद ये बिंदु बी है जो पृथ्वी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? पृथ्वी से कनेक्टेड है। और ये वाला बिंदु ए ए है और ये बिंदु क्या है? ये वाला बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है वो है पी। इसकी जो धारिता है वो 1 माइक्रोफैरेड है। 1 माइक्रोफैरेड। इसकी भी धारिता कितनी है? 5 माइक्रोफैरेड। और इस वाले की भी धारिता कितनी है? वो भी 5 माइक्रोफैरेड है। ओके बाबू। और ये 3.5 माइक्रोफैरेड। तब कह रहे हैं बिंदु ए पर विभव जो है वो 1500 वोल्ट है। कितना है? ये क्वेश्चन नंबर, वैसे तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है और किताब में 47 क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है बिंदु ए पर विभव, तो बी मतलब विभव और सफिक्स मतलब ए। तो ए के मतलब ए सफिक्स लगा दिया, तो बिंदु ए पर जो विभव है वो 1500 वोल्ट है। कितना दिया गया है? 1500 वोल्ट। 1500 वोल्ट बिंदु ए पर विभव दिया गया है। इसके बाद पूछ रहे हैं कि बिंदु पी पर विभव कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन लगते कैसे हैं। बिंदु पी पर विभव पूछा गया है तो यहाँ लिख दीजिए बी और सफिक्स में पी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बी सफिक्स में पी बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हमको इस वाले पर विभव निकालना है तो कहने का मतलब है ये धारिता तो पता है, धारिता मिल जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के आवेश पता चल जाए, आवेश पता चल जाए, क्या पता चल जाए? आवेश। तो हम एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का नाम होता है Q बराबर C इंटू वी। इस फार्मूले से Q बराबर C इंटू वी से हम V निकाल लेंगे इतने में। ठीक है, तो V निकाल लेंगे यहाँ पर कितना होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखिएगा, पूरे सर्किट में
बिंदु ए पर विभव कितना है 1500 वोल्ट, और बिंदु पी पर विभव बी। जो बिंदु पृथ्वी से कनेक्टेड होता है, आप नोट कर लीजिए कॉपी पर, जो बिंदु पृथ्वी से कनेक्टेड होता है वहां पर विभव शून्य होता है। तो यहाँ पे जो विभव होगा वो वीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। वीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बिंदु ए पर जो विभव, बिंदु ए पर विभव 1500 वोल्ट है और बिंदु बी पर विभव कितना है, जीरो। बात समझ गए कि नहीं। तो बिंदु बी पर जो विभव है वो जीरो और बिंदु ए पर जो विभव है वो 1500 वोल्ट है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है, तो आप यहाँ ध्यान से समझिए पहले करना क्या है। तो सबसे पहले इस जगह से इस जगह तक हम क्या निकालेंगे, बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए बी, बी ए बी का मतलब है विभवांतर, और कहाँ से कहाँ तक के, बिंदु ए से बी तक के। तो बिंदु ए से बी तक के विभवांतर को लिखा जाएगा वी ए माइनस वी बी। क्या लिखा जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो वी ए कितना है 1500 वोल्ट है, बिंदु ए पर विभव 1500 वोल्ट, और माइनस वी बी, बिंदु बी पर विभव कितना होता है, जो बिंदु पृथ्वी से कनेक्टेड होता है उस पर विभव शून्य होता है। तो वी बी कितना हो गया, जीरो। तो वी ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1500 वोल्ट। यहाँ ध्यान दीजिए, 1500 में से 1500 में से आप जीरो घटाओगे, 1500 में से आप जीरो घटाओगे तो आंसर 1500 आएगा। तो मतलब बिंदु ए और बी के बीच में जो विभव में अंतर है, क्योंकि इस पर विभव 1500 वोल्ट है और इस पर विभव जीरो है, तो इस वाले विभव और इस वाले विभव में से जब घटाओगे इसको, तो यहाँ और यहाँ के बीच का विभवांतर निकल के आ जाएगा, विभव में अंतर। बिंदु ए और बी के बीच में विभव में जो अंतर है वो 1500 वोल्ट है। तो कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक के कंप्लीटेड विभव हमको पता चल गया है, और यहाँ से यहाँ तक के अगर टोटल धारिता पता चल जाए तो हम आवेश निकाल सकते हैं, क्योंकि कुल आवेश, कुल धारिता पता होगी और कुल विभवांतर पता चल गया है, तो हम कुल आवेश निकाल लेंगे। अच्छी चीज है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कुल टोटल धारिता हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चनों को, धारिता निकालने वाले क्वेश्चन खूब किए थे कि हाँ ये श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में। तो देखो ये वाला और ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ी है, अर्थात ये दोनों किसमें कहलाएंगे, दोनों संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। अब देखिए ऐसे तो हमको 5 माइक्रोफेरेड का, ये भी 5 माइक्रोफेरेड का, भी ऐसे जोड़ने में थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए इसका नामकरण कर दीजिए। ये C1 मान लीजिए, C2 मान लीजिए, और ये C3 और ये मान लीजिए C4 है। कितना है, C4। तो हम लिखेंगे C1 और C2 किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, काहे में है, श्रेणी क्रम में है। अब जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य जो धारिता आएगी, तुल्य धारिता वो क्या होगी, हम मान लेंगे डैश है, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है अपान में। तो 1 अपान C डैश इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। 1 अपान C1, C1 कितना है 5 माइक्रोफेरेड है, तो 1/5 हो गया, प्लस C2 कितना है 5। तो देखिए हमने ये बताया था अगर आधार समान होते हैं, बेस समान है, 5 यहाँ भी लिखा 5 यहाँ, तो आप ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे। इन दोनों में से जो अच्छा लगता है वो आप नोट कर लीजिए, जैसे कि हम इनमें में से कोई एक नोट करना है, 5 नोट कर दिया। छोटी लाइन मिलके बड़ी लाइन बनती है, छोटी लाइन मिला के, मतलब ये वाली छोटी लाइन ये वाली छोटी लाइन दोनों मिला दीजिए तो एक बड़ी लाइन बन गई, बीच में प्लस का निशान था, तो आप 1 + 1 करके आंसर सीधे क्या लिख देंगे, 2/5। इतनी बात समझ में आ गई। तो मतलब 1 अपान C डैश इज इक्वल टू आया है 2/5। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, तो फिर C डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2। जब आप इसको उलट दोगे, इसको उलटने का मतलब है आप इसको पलटी मार दीजिए, ऐसे ऊपर नीचे कर दीजिए। ठीक है, C डैश ऊपर चले जाएगा, 5 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, तो C डैश इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2 का मतलब होता है ढाई। तो देखिए यहाँ पे
दो दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब 2.5 माइक्रोफैरेड या 2.5 माइक्रोफैरेड धारिता आ गई है। कितनी आ गई है? 2.5 माइक्रोफैरेड संधारित्र का एक संधारित्र यहाँ पे लगा हुआ है, धारिता का एक संधारित्र लगा। अब देखो ये डायग्राम कैसे बनेगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो अगर हम स्टेप वाइज इसको भी सॉल्व करते हैं तो आगे एक ऐसा डायग्राम बनेगा, छोटा सा बना के दिखाते हैं। ये हो गया, ये बिंदु P हो गया, और इसके बाद ऐसे इन दोनों की जगह पे कौन आ गया है? C डैश आ चुका है, और नीचे क्या लगा था? C4 C3 लगा हुआ है, 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है। फिर बिंदु B है, और ये कहाँ से कनेक्टेड है? पृथ्वी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बिंदु B हो गया, ये बिंदु B जो है वो पृथ्वी से कनेक्टेड है। ये संधारित्र 1 माइक्रोफैरेड का है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 माइक्रोफैरेड का ये संधारित्र हो गया। इन दोनों को सॉल्व करने पे कौन आया है? ये C3 था, और ये हमारा C डैश है। तो C डैश का जो मान आया है वो कितना आ गया? तो C डैश बराबर आया है 2.5 माइक्रोफैरेड। C डैश बराबर आया है 2.5 माइक्रोफैरेड। तो C डैश का मान आ गया 2.5 माइक्रोफैरेड, और इसका मान ऑलरेडी देखिए दिया गया था, C4 इज इक्वल टू 3.5, और यहाँ पे बिंदु P था, और यहाँ पे बिंदु कौन सा था? A। इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे देखिए, इन दोनों को अब हल कर देते हैं। ये दोनों काहे में है? ये दोनों समांतर क्रम में, C डैश और C3, C डैश और C3, C डैश और C3 दोनों के दोनों समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि चूंकि C डैश व C3 समांतर क्रम में है। किसमें है? समांतर क्रम में है। ये दोनों अगर समांतर क्रम में है तो ये डायरेक्ट जुड़ेंगे। किसमें जुड़ेंगे? डायरेक्ट। अगर ये दोनों समांतर क्रम में है तो ये डायरेक्ट जुड़ेंगे। तो C3 प्लस C डैश बराबर इसकी जो तुल्य धारिता है वो हम मान लेते हैं C डबल डैश है। तो यहाँ पे C डबल डैश इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों को मिलाने पर टोटल जितनी धारिता होगी वो बराबर होगी, यहाँ पे जो एक लगाओगे संधारित्र उसके। तो मान लिया यहाँ पे जो एक सिंगल, इन दोनों को हल करने के बाद जो संधारित्र आएगा उसकी धारिता C डबल डैश है, वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पे C डैश हो जाएगा, फिर C3 हो जाएगा। C डैश का मान दिया गया है 2.5। कितना दिया गया है? C डैश का मान 2.5 है, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए 2.5 प्लस C3 का मान, C3 का मान 1 माइक्रोफैरेड है, आप यहाँ लिख दीजिए। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3.5 माइक्रोफैरेड आंसर आएगा। तो C डबल डैश इज इक्वल टू 3.5 माइक्रोफैरेड इसका आंसर है। नई बात समझ पाए? C डबल डैश इज इक्वल टू 3.5 माइक्रोफैरेड आंसर। आ गई बात समझ में? अब देखो इसका अगला स्टेप डायग्राम कैसे बनेगा उसको समझ लेते हैं। ये स्टेप नंबर कौन सा था? ये स्टेप नंबर 2 है, तो इसका फर्स्ट वाला स्टेप ये वाला होगा, स्टेप नंबर 1। ये स्टेप नंबर कौन सा है? फर्स्ट। और ये स्टेप नंबर कौन सा है? ये स्टेप नंबर है 3rd। कौन सा है? स्टेप नंबर ये वाला 3rd है। तो आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को हल करने पे आया कौन है? इन दोनों को हल करने पे ये बिंदु P था, और इसके बाद इसको हल करने पे आया कौन है? ये बिंदु B था। ठीक है, इन दोनों की जगह पे C डबल डैश आ गया है। कौन आ गया है? C डबल डैश। ये C डबल डैश है, और C डबल डैश का जो मान है वो कितना है? तो C डबल डैश का मान 3.5 आया है। कितना आया है? 3.5। इसका भी मान कितना है? 3.5। और ये है कितना? C4। ये C4 है। तो C4 और C डबल डैश किसमें है? C4 और C डबल डैश जो है ये बिंदु A था, और ये बिंदु P था। तो A व B के बीच तुल्य धारिता जो है वो क्या निकल के आ जाएगी? A व B के बीच तुल्य धारिता जो है वो निकल के आ जाएगी हमारी। अतः लिख लेंगे हम, अतः A व B के बीच तुल्य धारिता A व B के बीच में तुल्य धारिता क्या होगी? A व B के बीच में तुल्य धारिता जो होगी वो क्या हो जाएगी? हम मान लेंगे इस टोटल की धारिता C। तुल्य का मतलब हम समझाए थे, जैसे दो व्यक्ति मिल करके किसी काम को एक दिन में करते हैं, तो उसी काम को अगर कोई तीसरा पर्सन है हट्टा कट्टा हो अकेले ही कर दे, तो वो अकेला व्यक्ति उन दोनों के तुल्य होगा, बराबर होगा। मतलब वही काम अकेला वो व्यक्ति कर देता है एक दिन में, और वो ससुरा दोनों 1-2 व्यक्ति मिलकर के एक दिन में करता है।
अंतर है कि नहीं, तो मतलब है ये कहेंगे कि वो व्यक्ति इन दोनों के तुल्य है, बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए व बी के बीच तुल्य धारिता जो है वो सी है। तो यहाँ पे सी जो होगा वो क्या होगा, सी बराबर, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है तो हमको फार्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिख रहा ना। तो फार्मूला लगाएंगे 1/c इज इक्वल टू 1/c डबल डैश प्लस 1/c 4। तो इसका मान भी रख देंगे। 1/c डबल डैश का मान था 3.5 प्लस 1/c4 का मान भी 3.5 है। इसी बात समझ में आ गई। अब इसको हम ऐड करेंगे, हमने बताया था अगर हर समान है, ये वाले देखिए यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट आ चुका है। हमने जो यहाँ पे समझाया, देखिए हर अगर समान होते हैं, हर अगर समान होते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 1 प्लस 1 मिलके 2 हो गया था। और इन दोनों में से कोई एक लिखना है, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी 3.5 लिखा हुआ है और 3.5, नीचे दोनों सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ेंगे, मतलब 1 प्लस 1 बराबर 2 आएगा, इनमें से कोई एक लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर आएगा, देखिए 2 और बटे में कितना आ जाएगा, 2/3.5। अब ये पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, ऊपर 20 हो जाएगा। तो 20/35 को अगर हम हल करना चाहें तो 5 से कटेगा, 5 चक्कू 20 और 5 सत्ते 32, तो 4/7 आंसर आया है 1/c का। तो अब ध्यान दीजिए, इसको हम इधर लगा लेते हैं। तो ये इधर चल रहा है इसे, ठीक है, यहाँ देखिएगा। तो 1/c, 1/c इज इक्वल टू 1/c इज इक्वल टू 4/7 आया हुआ है, तो c बराबर आ जाएगा 7/4, ठीक है। 7/4 को अगर हल करना चाहो तो हल कर सकते हो, 4 एकम 4 बचेगा 3, हो जाएगा 30। तो पॉइंट लगाया तब तो 30 हुआ ना, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो 1.75 माइक्रो फैरेड, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गई है तुल्य धारिता। 1.75 तुल्य धारिता आई है, 1.75 माइक्रोफैरड ए और बी के बीच में तुल्य धारिता है। ए से बी के बीच में तुल्य धारिता पता है और ए से बी के बीच में टोटल विभवांतर पता है, तो हम आवेश निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, अभी जो हम बताए थे उससे। देखिएगा, अभी ये फार्मूला बताए थे, क्योंकि, इसलिए लिख लो यहाँ पे, क्योंकि नहीं, इसलिए Q बराबर CV, क्या लगाएंगे, Q बराबर CV, इसलिए Q बराबर C और फिर B क्या होता है, गुणे में होता है, Q बराबर CV। तो आप देखिए C का मान भी पता है 1.75, 1.75 और गुणे B का मान भी कितना है 1500, कितना है 1500। अब यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये वाला इससे 2 जीरो कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 175 गुणे 15। और 175 गुणे 15 को क्या लिखोगे, 175 और गुणे 15 को क्या लिखोगे, गुणा कर लीजिए, 15 पचे 75 का 5, ठीक है, 7 हासिल हो गया, 15 सत्ती 105, 105 और 7 112 का 2 हासिल हो, 2 हो गया, कैरी 11 हो गए, ठीक है, 11 हासिल। फिर से बाद 15 एकम 15, 15 और 11, 15 और 11 हो गए तुम्हारे 26, ये हो गया हमारा 15 और 11 26, ठीक है, क्योंकि 15 एकम 15 और 11 हासिल चला था, 112 आया था ना, तो 12 11 हासिल चला था, ठीक। तो भैया 2625 आंसर आ गया, कितना आ गया 2625। और ये भी आया किसमें है, माइक्रो कूलाम में, क्योंकि सी का मान किसमें था, माइक्रो फैरेड में, इसलिए आंसर यहाँ पे आएगा माइक्रो कूलाम में। तो यहाँ क्यों बराबर आया है, क्यों बराबर क्या आया है, क्यों का मान आया है, क्यों बराबर आया है 26। अब पॉइंट पॉइंट सब हट गया था, तो यहाँ आंसर आया 2625 माइक्रो कूलाम, 2625 माइक्रो कूलाम। थोड़ा जगह कम है इसलिए मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी लगा देंगे हम, ठीक है। अब हमको निकालना क्या था, पहले वो देखते हैं। आवेश तो हमारा 2625 आ गया है, हाँ, 2625 माइक्रो कूलाम आवेश आया है। आवेश बाबू रास्ते पर निर्भर करता है, तो अगर आवेश यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ से यहाँ तक के तो आवेश सेम होगा, जो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक के आवेश क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको निकालना क्या है, बिंदु P पर विभव,
तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब लिखेंगे अतः बिंदु P पर विभव, अतः बिंदु बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा। तो विभव वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हल करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा एक संधारित्र बनेगा, वो होगा हमारा ये, ठीक है, जिसकी धारिता कितनी आई थी 1.75 माइक्रोफैरेड। ये हो गया ए वाला, ये हो गया बी वाला जो पृथ्वी से कनेक्टेड है। तो ए व बी के बीच में हमारा धारिता आ गई थी, वो आई थी 1.7 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो इसको हम इस बक्से में ऐसे बंद कर लेते हैं, और ये वाला तुम्हारा इस स्टेप से ये वाला आंसर था, ठीक है आंसर, लेकिन हमको कुछ और निकालना है, तो तुल्य धारिता निकाली है मैंने। क्या निकाला है, तुल्य धारिता। लेकिन अब यहाँ पे देखिए बिंदु P पर जो विभव है वो क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं विभव। विभव निकालना है तो V बराबर, क्योंकि यहाँ होता है Q बराबर CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान में C, ये हो जाएगा। Q का मान कितना है 2625, कितना है। और यहाँ पे देखिए बिंदु P पर विभव चाहिए ना, A से B तक के, बिंदु P पर विभव चाहिए, तो हम पहले A से P तक के लगा रहे हैं आवेश, तो यहाँ लिखेंगे AP, AP पर विभव जो होगा A टू P, A से P तक के जो विभव होगा वो बराबर होगा Q अपान C के, Q अपान C के। तो Q का मान आया है 2625 और बटे C का मान कितना आया है, तो C का जो मान है वो हमारा आया है यहाँ से यहाँ तक के, देखिए C यहाँ पे कितना है 3.5, कितना है 3.5 है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ लिखा जाएगा। और ये भी किसमें आया था, माइक्रो कूलाम में, आवेश का मान माइक्रो कूलाम में था, नीचे माइक्रो फैरेड है, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो माइक्रो कूलाम, और नीचे है माइक्रो फैरेड, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2600 कितना आ जाएगा 2625, और बटे में 3 दशमलव, अब देखिए 3.5 था, ये दशमलव हटा दीजिए, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा 2600, देखिए 26,250 को अगर 35 से भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा, उसको देखते हैं, पहले भाग कर लेते हैं फिर बताते हैं। इसको भाग हम कहाँ कर देते हैं, यहीं पे करके दिखा देते हैं, देखिए 2650 बटे 35, 35 था, इसको भाग करोगे तो क्या है 35 दूना 70, 7 त्रुक 21, 7 5 35 के 5, 3 आगे 7 त्रुक 21, हाँ 7 बार लग जाएगा। देखिए 7 5 35 के 5 हो गया, 3 हासिल हो गए, 7 त्रुक 21, 21 और 3 24, ठीक है। तो यहाँ 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 में से 4 गया 1, और नीचे ऊपर क्या है 1500, तो यहाँ पे कितनी बार लग जाएगा 1750 लिखा हुआ है, 5 यहाँ 15, 5 बार लगा लीजिए। अगर 5 बार लगाओगे 55 25 के 5, ठीक है 55 25 के 5, 2 हासिल 5 यहाँ 15 2 17, तो 10 50 बार लगेगा, कितनी बार लगेगा 50 बार, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी है, तो जब हम 50 बार लगाएंगे इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 1750, मतलब 26,250 को अगर 35 से भाग करोगे तो 750 वोल्ट आएगा, कितना आएगा 750 वोल्ट। तो आप भाग करके देख लेना, आंसर आ चुका है 750 वोल्ट आया हुआ है, कितना है 750 वोल्ट, ये हल करने पे आया 750 वोल्ट। अब V और AP जो लिखा है सफिक्स में, V सफिक्स में जो AP लिखा है इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, वो समझिएगा। V सफिक्स में AP का रोल जानते हो क्या, इसको ओपन करके लिखिए तो जरा सा, देखिए क्या है, VA माइनस VP बराबर है 750 के, तो VA तो हमको दिया गया है 1500 वोल्ट, तो यहाँ पे हम 1500 लिख लेंगे, ठीक है, और फिर माइनस VP है, और बराबर में क्या है 750 है, ठीक है। तो VP हमको निकालना था, बिंदु P पर विभव निकालना, तो ये वाला हम उधर ले जाएंगे, बाकी इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ समझिएगा हो जाएगा 1500 माइनस 750 बराबर VP, क्योंकि ये वाला माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे इम्प्लाई दैट करके लिख देते हैं। 1500 में से अगर 750 घटाओगे तो उतना ही बचेगा 750, तो बिंदु VAP जो होगा वो क्या आ जाएगा, V सफिक्स में P बराबर 750 वोल्ट, कितना आ जाएगा 750 वोल्ट, ये है इसका आंसर, ठीक है। यही पूछ रहा था कि बिंदु P पर विभव कितना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल से लगा हुआ है, बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो ये आ गया टॉपिक, इसको आप नोट करिएगा।
हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर इसको हम रफ कर देंगे और फिर इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो है इससे भी दमदार क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसी में का क्वेश्चन है। और जब इसी में का एक क्वेश्चन और लगवा देंगे तो आपके दिमाग में इस टाइप का पूरा कंप्लीटेड प्रोसेस समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 व 3 माइक्रोफैरेड हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। किसमें लगे हैं? श्रेणी क्रम में। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट, कह रहे हैं पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है, ठीक है। और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? पृथ्वी से जुड़ी हुई है। प्रत्येक संधारित्र की भीतरी प्लेट का विभव तथा आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले बना लेते हैं डायग्राम यहाँ पे। दो संधारित्र हैं, ये पहला संधारित्र हो गया और ये दूसरा संधारित्र हो गया, ठीक है। इसकी बाहरी प्लेट जो है कितने वोल्ट से जुड़े हैं ये तो लिखा नहीं है। इसमें देखिए बस ऐसे ही दिया हुआ है इस टाइप। इसकी जो बाहरी प्लेट है ये वाली, इस पर जो विभव दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1000 वोल्ट। कितना दिया गया है? 1000। और ये वाला जो बिंदु है इसको पृथ्वी से कनेक्टेड कर दिया गया है। कैसे कनेक्ट कर दिया गया? कनेक्ट, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया, मान लेते हैं बिंदु ए और बी। और इन्होंने कहा है कि इसके जो भीतरी वाली प्लेटें हैं इस पर विभव बताइए क्या होगा। उनका कहना है कि ये वाली जो प्लेट और ये वाली जो प्लेट है इसके इस पर प्रत्येक पर विभव कितना होगा और आवेश भी बताना है। तो ये वाला 2 माइक्रोफैरेड का दिया गया है संधारित्र जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर एक पर विभव हमको 1000 वोल्ट दिया गया है और दूसरे वाले को पृथ्वी से कनेक्ट किया गया है, देखिए इनडायरेक्ट बोला है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट बताया है कि बिंदु बी पर विभव है कितना। जिसको ये नहीं पता है कि बिंदु बी अगर पृथ्वी से कनेक्टेड है तो इसका मतलब है उसने ये बताया है कि बिंदु बी पर विभव 0 है। डायरेक्ट उसने साफ साफ लिखा नहीं है, आपको पहचानना पड़ेगा। इसीलिए उसने यहाँ पे बोला है कि बिंदु बी जो है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और पृथ्वी से जुड़ा होने का मतलब है कि वो 0 है। क्या है? बिंदु बी पर जो विभव है वो 0 है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं अपने ज्ञान से, अपने दिमाग और अपने अपने अनुभव से बता रहे हैं। यहाँ पे अपने दिमाग से लिख लीजिए कि बिंदु बी पर जो विभव है वो 0 है। ये बहुत ही बका के आता है क्वेश्चन को, इधर उधर से घुमा के देता है ताकि बच्चे जो हैं उनका दिमाग उसी में उलझ जाए, बिल्कुल मकड़ी के जाला की तरह हो जाए, वो निकल ही ना पाए कभी। ठीक है, तो बच्चा फंस जाता है, 5 नंबर छोड़ के आता है, फिर आके घर में सोचेगा 5 नंबर चले गए हमारे, क्या होगा अब। ठीक है, बड़ी समस्या है क्योंकि दिन रात मेहनत करता है, साइंस साइड वाला बच्चा बड़ी मेहनत करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो इसने डायरेक्ट क्या बोला है, जो भी बिंदु पृथ्वी से कनेक्टेड हो, आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके आप लिख देना कि बी, बिंदु बी पर विभव 0 है। क्या है? बिंदु बी पर विभव 0 है, बस। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा। अब हमको क्या करना है इस पर, अगर हम ये कहें तब ये बता सकते हैं कि ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा? 1000 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है मान लीजिए और 48 नंबर क्वेश्चन है किताब का, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अतः, नहीं क्योंकि लिख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया है? दिया है, दिया ये है कि बी सफिक्स में ए जो है वो 1000 वोल्ट है, बाहरी प्लेट जो है वो 1000 वोल्ट से जुड़ी हुई है और इसकी धारिता मान लीजिए C1 है, इसकी धारिता C2 है। ठीक है, तो पहली बात तो हम कुल धारिता निकाल लेते हैं, टोटल धारिता। ठीक है, बाद में देखते हैं फिर क्या है कुल धारिता। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में, काय में है? श्रेणी क्रम में है। C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। जब C1 व C2 श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब है कि इसकी जो तुल्य धारिता होगी वो C होगी और श्रेणी क्रम में क्या है मान लेते हैं कि C है।
तो श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा दीजिए, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 और 1/c1 और c1 की जगह पे क्या आएगा 2 और प्लस c2 की जगह पे क्या आएगा 3। तो 1/c इक्वल टू 2 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, कितना आएगा 6, 3 दूनी 6 होता है, ऊपर 3 की गुणा 1 से करोगे तो 3 1 3 और प्लस 2 की गुणा 1 से करोगे तो 2, तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6। यहाँ तक के समझ में आया हर एक बच्चे को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 1/3 इक्वल टू 5/6 आ गया। तो यहाँ पे देखिए अगर c निकालना हो तो इसको पलटना पड़ेगा हमको, तो c बराबर कितना हो जाएगा 6/5 और 6/5 का मतलब क्या होता है, 6/5 का मतलब होता है 5 1 5 5 दूनी 10, मतलब c बराबर आ गया है 1.2 माइक्रोफैरेड। कुल धारिता जो है परिपथ की वो 1.2 माइक्रोफैरेड आ चुकी है। अगर बाबू आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक के टोटल धारिता पता है, कुल धारिता पता है, और तुमको यहाँ से यहाँ तक के अगर कुल विभवांतर पता चल जाए तो आप आवेश निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आवेश। तो विभवांतर तो यहाँ से यहाँ तक के हम पता कर सकते हैं, क्योंकि विभवांतर निकालने के लिए क्या होगा, हम लिखेंगे अब यहाँ से ए व बी के बीच विभवांतर, इसलिए यहाँ पे चूंकि ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर क्या होगा, v और सफिक्स में ए बी, तो वी ए बी इक्वल टू होगा क्या, वी ए माइनस वी बी होगा। तो वी ए का मान कितना है 1000, वी ए का मान 1000 है, माइनस वी बी का मान कितना है 0, वी बी का मान कितना है 0। तो यहाँ पे वी ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 1000, मतलब ए व बी के बीच में जो वोल्टेज है विभवांतर है वो 1000 आ चुका है। कितना आ गया है, टोटल विभवांतर 1000 वोल्ट आ गया। अब हमको करना क्या है, अब हमको निकालना है ए और बी के बीच कुल आवेश। क्या निकालना है, ए व बी के बीच कुल आवेश। तो यहाँ लिख लेते हैं, अतः ए व बी के बीच, ए व बी के बीच कुल आवेश, ए व बी के बीच कुल आवेश, कुल आवेश क्यों बराबर क्या होगा, क्यों बराबर सीवी, क्यों बराबर सीवी। तो सी का मान कितना है, टोटल ए और बी के बीच में टोटल सी का मान, क्योंकि हम ए व बी के बीच में कुल आवेश लिख रहे हैं, तो ए व बी के बीच में जो कुल धारिता आई है वो कितनी आई है 1.2, तो यहाँ 1.2 रख दीजिए। फिर विभवांतर इसके बीच कितना है 1000, तो यहाँ 1000 लिख दीजिए। तो आंसर देखिए कितना आ जाएगा 1200 माइक्रो कूलम, क्योंकि धारिता का मात्रक किसमें था, माइक्रो में, धारिता का मात्रक था माइक्रोफैरेड, इसलिए आवेश का भी मात्रक किसमें होगा, माइक्रो कूलम में। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश जो आया है ए और बी के बीच में वो टोटल आ चुका है, वो कितना आ गया है, क्यू बराबर 1200, क्यू बराबर 1200 माइक्रो कूलम, क्यू बराबर कितना आ गया 1200 माइक्रो कूलम आ गया। अब हमको ये समझना है, देखिए आवेश हमेशा, हम बार बार बोलते हैं कि आवेश हमेशा रास्ते पर निर्भर करता है। क्या करता है, आवेश हमेशा रास्ते पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, आवेश जो होता है वह रास्ते पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, आवेश रास्ते पर निर्भर करता है। अगर यहाँ से आवेश चलना शुरू करे तो यहाँ से यहाँ तक के रास्ता तो एक है, तो आवेश भी नहीं बदलेगा। जैसे अगर हम कहें कि ये कोई खेत में पड़ने वाली पाइप है और इधर से पानी 5 लीटर भेजा जाए, तो जब पाइप नहीं बदल रही है तो 5 लीटर पानी अगर यहाँ है तो 5 लीटर यहाँ भी होगा, 5 लीटर यहाँ भी, 5 लीटर यहाँ भी, 5 लीटर यहाँ भी, क्योंकि पाइप जो है वो सिंगल है, ना मोटी पतली है, बराबर है बिल्कुल। तो हर जगह क्या होगा, 5 लीटर पानी होगा ना, तो जितना पानी डाला जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। अर्थात सेम ऐसे आवेश भी काम करता है, आवेश रास्ते पर निर्भर करता है। अगर यहाँ से यहाँ तक के रास्ता बदल जाता, जैसे ऐसे आ रहे थे, एक रास्ता उधर चला गया दूसरा इधर, तो आवेश भी बदल जाएगा। जैसे 10 कूलम आ रहा था तो 5 कूलम इधर जाएगा, 5 कूलम इधर जाएगा, ठीक है, रास्ता बदल जाएगा, आवेश जो होता है वो बदल जाता है। तो रास्ते पर निर्भर करता है, आवेश रास्ते पर निर्भर करता है। क्या करता है, आवेश रास्ते पर निर्भर करता है।
अब दूसरी चीज समझ लीजिए, हमको निकालना था हमको निकालना था, मान लीजिए इस वाले बिंदु, ये मान लेते हैं बिंदु, ये क्या है, इस प्लेट के बीच का बिंदु है। कह रहे थे भीतर वाली प्लेटों पर विभव क्या होगा, दोनों पर पूछा है ना। तो अब दोनों पर हम क्या निकाल लेते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक के क्या निकालेंगे, विभव। इस बिंदु को हम मान लेते हैं पी, ठीक है, तो पी पर पहले विभव निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हम लिख लेते हैं ए से पी तक विभवांतर, ठीक है, ए से पी तक विभवांतर, ए से पी तक विभवांतर, ए से पी तक जो विभवांतर होगा वी ए पी होगा। वी ए पी बराबर इस फॉर्मूले से क्यू बराबर सी वी से, अगर वी लिखना चाहो, वी यहाँ भी विभवांतर ही होता है, क्या होता है, विभवांतर होता है। क्योंकि जब हमने एकल बिंदु आवेश पढ़ाया था, तो वहां पर जो विभव लिया गया था वो अनंत से आवेश को लाया गया था, तो जो विभव उत्पन्न हुआ था वो वाला विभव होता है यहाँ भी, ठीक है, तो ये विभवांतर है। ठीक है, तो हो गया v बराबर, यहाँ से अगर v निकालोगे तो आएगा क्यू अपान में सी, कितना आ जाएगा, v बराबर क्यू अपान में सी आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी ए पी इज इक्वल टू क्यू बटे में सी। ध्यान से देखिए एक चीज को, कि यहाँ पे हमने लिखा है v सफिक्स में एपी, एपी के बीच आवेश, आवेश तो यहाँ भी जितना यहाँ होगा उतना ही इधर होगा, क्योंकि आवेश रास्ते पर निर्भर करता है, रास्ता नहीं बदल रहा है इसलिए आवेश नहीं बदलेगा। लेकिन धारिता जो है इसके और इसके बीच वाली ली जाएगी, इसके और इसके बीच वाली धारिता मतलब एपी, एपी के बीच की धारिता है 2 माइक्रो फैरेड, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम निकाल सकते हैं इस वी ए पी को, क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी पी लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी पी, वी ए पी बराबर वी ए माइनस वी पी हो गया। क्यू का मान था 1200, कितना था 1200, और सीपी का मान कितना आया है 2, तो सीपी का मान 2 है, तो इसको काट दीजिए, 2 छंग 12, 600 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 600 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए वी ए का मान हमको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया था वी ए बराबर 1000 वोल्ट। बाहर वाली प्लेट, ये है बाहर वाली प्लेट, बाहर वाली प्लेट पर विभव कितना है 1000, तो बाहर वाली प्लेट पर जो विभव है वो कितना है 1000, माइनस वीएपी हमको पता करना है, और बराबर में कितना है 600, तो वीएपी उधर जाएगा 600 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 1000 माइनस 600 बराबर में वीएपी, ठीक है, 1000 में से 600 जाएगा तो बचेगा 400 वोल्ट, कितना आएगा 400 वोल्ट, बराबर में क्या आ जाएगा वीएपी। आप ध्यान से देखिएगा इस वाली प्लेट पर, क्योंकि बिंदु P पर विभव आ गया 400 वोल्ट, तो इसके इस वाली प्लेट के लिए देखें तब भी 400 वोल्ट आएगा, इस पर इसके लिए देखो, इस वाली प्लेट के लिए देखेंगे तब भी 400 आएगा, क्यों, क्योंकि बिंदु P पर विभव और बिंदु B पर जब विभव निकालेंगे, ऐसे V P B बराबर विभव जब चेक करेंगे तो लिखेंगे VP माइनस VB, ठीक है, तो VP का मान तो 400 आया हुआ है, लेकिन VB का मान तो 0 है, तो ये आंसर कितना आएगा 400 आएगा। तो मतलब इस वाली प्लेट पर भी 400 ही वोल्ट आएगा और इस वाली प्लेट पर भी 400 वोल्ट आएगा। कंफर्म हुआ कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ से वी पी बी, तो यहाँ से भी इस वाली प्लेट पर भी 400 आ रहा है और वी पी जो है इस वाली प्लेट पर भी 400 आ रहा है। तो कहने का मतलब है भीतर वाली दोनों संधारित्रों के प्लेट पर जो विभव आएगा वो 400 वोल्ट होगा, कितना होगा 400 वोल्ट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिएगा, 400 वोल्ट क्लियर हो, अब हमको ये देखना है कि हमको क्या निकालना था, आवेश तो आ गया हमारा, दोनों पर विभव भी आ गया, बस यही पूछ ही रहा था, ठीक है, यही पूछ रहा था कि हमको क्या बताना था, विभव और आवेश दो चीजें बतानी थी। देख लेते हैं, हाँ यही बाबू आ रहा है यहाँ पे, यही आंसर भी आ रहा है, तो आप इसको नोट करिए, तो इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम रफ कर देंगे और अगला क्वेश्चन बताते हैं।
अगला क्वेश्चन बाबू देख लेते हैं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 9 और 16 में। क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ते हैं, फिर इसकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन की क्लिप जो है वो मिल जाएगी। समान धारिता के 4 संधारित्र, कितने संधारित्र? 4। तो समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इन हाँ समांतर क्रम में जुड़े हैं, जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं, 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं, तो प्रत्येक पर 1.5 माइक्रोकूलाम का आवेश संचित हो जाता है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए, तब उन संधारित्रों पर कितना आवेश संचित होगा? पहले बाबू समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, फिर कह रहे हैं कि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर कितना आवेश संचित होगा। तो क्वेश्चन समझिएगा। पहली बात तो 4 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं समान। पहला संधारित्र ये रहा, दूसरा संधारित्र ये रहा, तीसरा संधारित्र ये रहा, चौथा संधारित्र ये रहा। ठीक है, सब एक ही संधारित्र से जुड़े हुए। ये क्या है हमारा? इसको मान लीजिए संधारित्र जिसकी धारिता C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4। लेकिन इनको सबको जब किससे जोड़ा जा रहा है? 1.5 वोल्ट की बैटरी से। 1.5 वोल्ट की बैटरी से जब जोड़ा जाता है, इन सभी संधारित्रों को जब 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो इन सब पर आवेश कितना आ जाता है? 1.5 माइक्रो कूलाम। इस पर भी 1.5 माइक्रो कूलाम, इस पर भी 1.5 माइक्रो कूलाम, इस पर भी 1.5 माइक्रो कूलाम। इन सब पे 1.5 माइक्रो कूलाम का आवेश आ जाता है। तब कह रहे हैं कि यदि इसी पूरी चारों संधारित्रों को किसमें जोड़ दिया जाए? श्रेणी क्रम में, इस टाइप से। ऐसे जोड़ करके फिर उसी बैटरी से, उसी सेल से, उस सेल का पावर कितना था? 1.5 वोल्ट के सेल से ही जब इनको जोड़ा जाता है, तब आवेश बताइए कितना होगा? मतलब इस वाली स्थिति में, कंडीशन नंबर फर्स्ट वाली में, इस सेल से जोड़ने पर सब पर आवेश 1.5 आ रहा था, माइक्रोकुलाम माइक्रोकुलाम माइक्रोकुलाम। लेकिन कह रहे हैं जब इसे ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो फिर क्या है? इसे ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो फिर जब इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जब इस टाइप से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो फिर जब इनको चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। जब इन चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसी सेल से जोड़ा जाता है, तो इस पर आवेश कितना आता है, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी भी धारिता समान है, इसकी भी धारिता समान, इसकी भी धारिता समान, इसकी भी धारिता, क्योंकि यहाँ पे दिया है
धारिता जो है वो बराबर है। तो यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन कौन सा है, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और दिया है, क्या दिया है, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4, ठीक है। और V बराबर कितना है, टोटल V 1.5 माइक्रो कूलम, ठीक है। और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर कितना है 1.5। तो हमारा टोटल आवेश भी दिया है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कंप्लीटेड धारिता का मान मिल जाएगा। देखिएगा भैया, क्योंकि समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में ये दिया है Q बराबर CV से हम क्या निकाल लेंगे, Q बराबर CV, तो C बराबर Q अपान B से हम क्या निकाल सकते हैं, धारिता निकाल सकते हैं। Q बराबर CV से, Q बराबर CV, मान लिया टोटल धारिता है तो धारिता यहाँ पे क्या होगी, कुल धारिता जुड़ जाती है, तो C की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा ना, ऐसे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये कुल आ जाएगा कुल धारिता। C की जगह पे टोटल धारिता आ गई, ठीक है। और V, V क्या है, विभवांतर है। और यहाँ पे क्या है, Q। और हमको निकालना क्या है, इन धारिताओं का मतलब एक संधारित्र पर धारिता कितनी। यहाँ पे देखो दिया क्या है, C1 का मान, C2 का मान, C3 का मान सबका बराबर है। तो इसका मतलब है इस वाले V को हम इधर भी ला सकते हैं। तो Q अपान B बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, इतना आ जाएगा। Q का मान कितना आया था 1.5, B का मान कितना है 1.5। इधर C1 की जगह पे आप C1 की जगह पे तो C1 रखो, लेकिन हम C2 की जगह पे क्या ले सकते हैं C1, C3 की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं C1, C4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं C1। किसी एक वेरिएबल में आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद सभी जो C1 का मान आएगा उसी वही C2 का होगा, वही C3 का होगा, वही C4 का होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि ना। आप देखिए इसको काटोगे ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। यहाँ पे C1 में सब जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या आ गया C1, कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया C1 आ गया। एक मिनट, ठीक है। तो C1 का जो मान आया है, C1 का कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। C1 का मान कितना आ गया 1/4। देखिए समांतर क्रम का फार्मूला भी क्या होता है, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, ये डायरेक्ट आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, कह रहे हैं सभी बराबर थे, और जब सभी बराबर थे तो C1 का मान आया है 1/4, तो C2 का मान भी 1/4, C3 का मान भी 1/4 और C4 का मान भी 1/4। सबका मान 1/4 है, मतलब इन सब को मिला करके टोटल धारिता जो है वो 1 है। क्या है, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 4 बार करोगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो C1 का मान इतना है, C2 का मान भी इतना है। अब हम लगाएंगे श्रेणी क्रम वाले कंडीशन के लिए। ठीक है, इसके लिए लगाओगे तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है, वही Q बराबर CV। हमको निकालना है क्या, आवेश। क्या निकालना है, आवेश। तो कुल धारिता तो पता है, यही वाली C1 रख दीजिए यहाँ पे 1/4। ठीक है, और इंटू V कितना है 1.5। ठीक है, 1.5। तो जब 1.5 रख दोगे, इसकी भी धारिता उतनी है C1, यहाँ से हम चेक कर चुके हैं। इसकी भी धारिता 1/4, इसकी भी धारिता 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो अब यहाँ समझिए C का मान हो गया 1/4, इसका मान आ गया 1.5, तो 1/4 ही आ गया। और 1.5 है, इसको आप क्या करिए यहाँ से पॉइंट हटा करके नीचे 10 हो जाएगा, इसको काट लीजिए। जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 8, कितना आ गया 8। तो यहाँ क्यों है, तो 3/8 करना है, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 30। मतलब क्या है, ऊपर पॉइंट लगाओ और ऊपर हो गया 30, ऊपर कितना हो गया 30, तो 0.30 मतलब 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 3, 24 और 6 30, 60 हो गए। 8 से 30 56, 56 और 4 60, 4 8 पंचे 40, 0.375 माइक्रो कूलाम। ये आंसर आएगा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। प्रत्येक संधारित्र पर फिर आवेश कितना आ जाएगा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश आएगा 0.375 माइक्रो कूलाम, 0.375 माइक्रो कूलाम।
ये प्रत्येक संधारित्र पर हमारा आवेश आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से लगता है। 2 बार पूछा गया है, एक बार पूछा गया है हमारा 2009 में और एक 2016 में। ठीक है, इस टाइप से पूछा गया है। तो आप इस टाइप को आप इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, स्क्रीनशॉट मारिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे हमारे वीडियो के अनुसार क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन इसमें 50 नंबर क्वेश्चन है और वेरी सिंपल भी है और पूछा भी गया है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र चित्र के अनुसार बिंदुओं ए व बी के बीच जोड़े गए। ए व बी के बीच जोड़े गए। यदि बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर 40 वोल्ट हो, तब बिंदुओं ए व बी के बीच में तुल्य धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करो। प्रत्येक संधारित्र पर क्या निकालना है? आवेश की गणना करनी है। तो चित्र कुछ इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। और ए व बी के बीच में वोल्टेज कितना लगा हुआ है? 40। मतलब इतने वायर पर यहाँ तक के 40 है और इतने वायर पर यहाँ तक के 40 वोल्ट है। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि तुल्य धारिता चाहिए ए व बी, ए और बी के बीच में टोटल धारिता और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। क्या चाहिए? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो समझिए बाबू कैसे लगेगा क्वेश्चन। ए व बी के बीच पहले तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो इसका पहले नाम लिख देते हैं। C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। ठीक है, इस चीज को अगर चाहो तो ऐसे बना सकते हो। इस टाइप से समझ लो ये बना हुआ है। उन्होंने घुमा के ऐसे बना दिया ताकि बच्चे जो है देख करके डर जाएं। ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे उठा के ऐसे घुमा दें तो ऊपर ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, नीचे 1 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, ये बिंदु ए वाला है, ये बिंदु बी वाला है। इस टाइप से बना हुआ है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा हमारा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3। तो C1 व C2 किसमें है? C1 व C2 हमारे हैं श्रेणी क्रम में। यहाँ लिखेंगे चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता हम क्या मान लेते हैं? C डैश। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1, C1 की जगह पे 2 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1/C2 की जगह पे 3। तो इन दोनों को हल करोगे, 3 की गुणा इधर, तो 3 एकम 3, 2 की गुणा इधर, प्लस लगाए बीच में प्लस लगा देंगे, फिर इसकी गुणा इससे, 3 दूनी 6। तो आंसर आएगा 5/6। ये आ गया 1/C डैश। कितना आ गया? 1/C डैश। 1/C डैश का जो मान आया है वो 5/6 आया है। लेकिन हमको केवल C डैश चाहिए, इसलिए इसको उलटना पड़ेगा। तो जब इसको हम ऊपर करेंगे ऐसे, तो C डैश बराबर कितना हो जाएगा? 6/5। कितना हो जाएगा? 6/5। C डैश बराबर हो गया 6/5। तो C डैश का मान आ गया है 6/5 आ गया। अब दूसरी चीज ये है, अगर हम इसके अब अगला बनाना चाहें तो इस टाइप से बन जाएगा। इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ये एक संधारित्र आ गया, और फिर ऐसे है, फिर इसके नीचे ये बना हुआ है। ठीक है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए। ये है C डैश और ये है C3। ठीक है, तो अब C डैश व C3 किस में हो जाएंगे? इसके बाद अगला स्टेप कुछ इस टाइप से आएगा, हम इधर बना देते हैं। केवल सिंगल संधारित्र होगा, ए इधर हो जाएगा,
सी इधर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीटेड सी होगा। सी का भी मान देखते हैं कितना आता है। तो स्टेप नंबर ये फर्स्ट मान लीजिए, और फिर ये स्टेप नंबर सेकंड है जिसको राउंड करके लिखा गया है, और ये स्टेप नंबर थर्ड है। ठीक है, और ये स्टेप नंबर फोर है, और स्टेप नंबर फोर में आंसर भी आ गया है। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ लिखेंगे सी डैश व सी थ्री, क्योंकि सी डैश व सी थ्री समांतर क्रम में, काहे में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये दोनों समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है, इसका मतलब इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, सी। तो इसकी तुल्य धारिता सी बराबर होगी सी डैश प्लस सी थ्री। तो हो गया सी डैश प्लस सी थ्री इज इक्वल टू, सी डैश का मान कितना आया था, सी डैश का मान आया है 6/5। 6/5 को क्या लिखोगे, 5 6 5 5 दूनी 10, 1.2। ठीक है, प्लस सी थ्री का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 हो गया, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3.2, नहीं 2.2 आएगा। कितना आएगा 2.2, 2.2 आ गया। ये आ गया माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड कुल धारिता जो आई है वो 2.2 माइक्रो फैरेड आई हुई है। टोटल धारिता आ गई हमारी, ए और बी के बीच में टोटल धारिता आ गई। 2.2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2.2 का मतलब हो जाएगा, यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 आएगा। अब जब इसको काटोगे तो ऊपर 11 नीचे 5, तो 11/5 माइक्रो फैरेड इसकी कुल धारिता आ गई। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता जो है वो कितनी आ गई, 11/5 माइक्रो फैरेड। अभी हमको ये निकालना है, अब पूछ रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ठीक है, विभव तो हमको ए और बी के बीच में पता है, ए और बी के बीच में विभव कितना है, ए और बी के बीच में जो विभव है वो 18 वोल्ट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए व बी के बीच विभव, ए और बी के बीच में विभव कितना है 18 वोल्ट, 18 ही है 40 है, 40 वोल्ट है बाबू, कितना है 40 वोल्ट। तो यहाँ हम लिख देते हैं 40 वोल्ट। अब देखिए ए और बी के बीच में कुल विभवांतर पता है, और ए व बी के बीच में तुल्य धारिता पता है, तो हम ए व बी के बीच में कुल आवेश निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुल आवेश, क्या लिखेंगे, कुल आवेश, कुल आवेश क्यू बराबर सी बी। तो क्यू बराबर सी बी का मतलब सी कितना है 11/5, और बी कितना है 40, तो 11 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 11 अट्ठे 88 हो गया। कुल आवेश कितना आ गया 88 माइक्रो कूलाम। कुल आवेश कितना आ गया 88 माइक्रो कूलाम। 88 माइक्रो कूलाम जो है वो टोटल आवेश आया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर भी कितना आ रहा है, अ, हम्म, हम्म। अब हमको एक चीज समझना है, कि पहले यहाँ पे देखिए ए वाली प्रत्येक संधारित्र पर हमको आवेश चाहिए था ना, आवेश जो है हमको प्रत्येक संधारित्र पर चाहिए। देखिए ए और बी के बीच में, ए और बी, ये तो ए और बी के बीच में टोटल के बीच में आ गया हमारा आवेश, लेकिन हमको केवल इस संधारित्र पर आवेश चाहिए ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको ये वाली इतनी, इन दोनों को हल करने पे धारिता कितनी आई थी, इन दोनों को हल करने पे धारिता आई थी 6/5, और ए और बी के बीच में विभवांतर कितना था, ए और बी के बीच में विभवांतर था हमारा 40 वोल्ट, कितना था 40। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर आवेश। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड। इसको लगाने की कोई जरूरत वैसे थी नहीं, चाहो तो मिटा सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, हमको अलग अलग धारिता पर आवेश चाहिए था। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हमको अलग अलग धारिता पर आवेश चाहिए था। तो आप ये चीज यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है,
यहाँ लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर आवेश, पर आवेश। तो पर आवेश से लिखना है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू बी। सी कौन सी, ए और बी के बीच की, तो ए और बी के बीच की ये वाली भी धारिता है। तो ए और बी के बीच में इसकी कुल धारिता आई कितनी थी, 5/6। तो यहाँ कितने लिख देंगे 6/5 आई थी। ये क्या लिखिए 6/5 और इंटू बी, बी कितना है 40, बी कितना है 40, 5 × 5 = 40, 8×6 = 48, कितना है 48। क्यू बराबर 48, कितना आ गया, क्यू बराबर 48 माइक्रो कूलाम। क्यू बराबर कितना आ गया 48 माइक्रो कूलाम। क्यू बराबर जो है वो 48 माइक्रो कूलाम हमारा आ गया। अब देखिए आवेश तो दोनों पर सेम होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की क्या है, रास्ता सेम है, तो जितना इस पे होगा उतना ही इस पे होगा। तो 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड का जो संधारित्र है, 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड का जो संधारित्र है, इन दोनों पर यहाँ पे C2 होगा, कितना होगा C2। इन दोनों पर जो आवेश होगा वो 48 माइक्रो कूलाम होगा। लेकिन अब इस पे कितना होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर, 1 माइक्रोफैरेड संधारित्र यहाँ लिख लेते हैं, 1 माइक्रोफैरेड संधारित्र, संधारित्र पर आवेश, आवेश 1 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर जब आवेश देखने जाओगे तो फार्मूला Q बराबर C इंटू बी। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक के ए और बी के बीच में विभवांतर 40 है और धारिता कितनी है 1, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, बी हो जाएगा 40, तो आंसर आ जाएगा Q बराबर 40 माइक्रो कूलाम। Q बराबर कितना आ गया 40 माइक्रो कूलाम। Q का मान जो है वो 40 माइक्रो कूलाम यहाँ पे आ चुका है। तो इस वाले पे जो आंसर आया है वो 40 माइक्रो कूलाम, इन दोनों पे 48 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो 40 और 48 जोड़ दोगे तो टोटल ए और बी के बीच में कितना आया था, पहले जो मिटा दिया मैंने 88 माइक्रो कूलाम आया था, ठीक है। जो यहाँ पे टोटल देखो कितना आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक के जो टोटल आया था वो 88 माइक्रो कूलाम आया था कि नहीं। तो इसीलिए 40 और 48 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 88 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। तो ये वाला भी आंसर क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीटेड हो चुका है। एक आंसर हमारा यहाँ पे आया हुआ है, ये आंसर है। दूसरा एक आंसर ये वाला है, एक ही आंसर, और दूसरा लास्ट मतलब संधारित्र की जो धारिता थी टोटल एक ही आंसर। ये 3 आंसर हमारे जो मांगे जा रहे थे वो आ चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम यहाँ पे समझते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को जो है ये समझ में आ रहे हैं, मित्रों अगर आप लोगों को बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स जो है हमारी पढ़ाई हुई आप दिमाग तक पहुंच रही है, तो आप कृपया कर हमारे वीडियो को गरीब बच्चों तक अवश्य शेयर करिए। जो कोचिंग भी नहीं कर पा रहे हैं उनको भी मैं कंप्लीटेड कह रहा हूँ 100% श्योर 90 से ऊपर नंबर लाने की कोशिश करवाऊँ, मतलब पूरी 100% कोशिश रहेगी कि वो बच्चे अगर कंटिन्यू इस वाले चैनल से जुड़े रहेंगे और पढ़ते रहेंगे बिना एक पैसे के, हम ये दावा करते हैं कि वो 90 तक नंबर ला। मेहनत करेंगे तब हम भी मेहनत करेंगे, बच्चे भी मेहनत करेंगे, ऑटोमेटिक कहता हूँ नंबर आ सकते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक करवाया जाता है, उसके न्यूमेरिकल करवाए जाते हैं, आप बस पढ़ते रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। तो लाइक कर दिया करें अगर पसंद आया करें, और 1 मिनट निकाल करके सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया करें कि अपने भावनाओं को लिख दिया करें, जिससे हमें अच्छा लगता है थोड़ा, और पढ़ाते हुए हमको थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे अच्छे वीडियो बच्चे बनाएं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लोग हमारे बच्चों को वीडियो को पसंद कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और अगला जो आएगा हमारा वीडियो वो नया चैप्टर होगा, ठीक है। उसको आप सीरियल वाइज देखेंगे तो उससे जो आने वाले न्यूमेरिकल्स होंगे वो एक भी आपको दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए जोक के साथ। आज के लिए जय हिंद, आप पढ़ते रहिए।